और दूसरा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का जो पूरा हम मैटर लेते हैं ना, तो ये बिजनेस से लेते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, या कम्युनिकेशन स्टडीज जो होती हैं, तो उसमें से लेते हैं। और जो जर्नलिज्म है, इसके गिने चुने सवाल हैं 4-5। मसलन के पहला सवाल है कि सहाफ़ी क्या होता है, सहाफ़ी की क्या खूबियां होनी चाहिए। अब जब आप कहेंगे सहाफ़ी की क्या खूबियां होनी चाहिए, तो जो आपके दिल में आता जाएगा आप लिखते जाएंगे। आप ये तो नहीं देखोगे जी मैं लाजमी तौर पे मैस कॉम की फलां किताब से ये चीज़ पढ़ी हो तो ही लिखूंगा। सो जर्नलिज्म का जो सब्जेक्ट है, आई रिमेंबर एक लतीफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैंने 2015 में जर्नलिज्म की अटेम्प्ट ली, इसकी मैथ कम्युनिकेशन के साथ अटेम्प्ट ली पीएमएस की, तो मैंने इसको पढ़ा तकरीबन 90 मिनट सिर्फ। अक्सर मैं बताता होता हूँ कि ये जो 2015 वाली मेरी अटेम्प्ट थी, दैट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे था कि मुझे 11 दिसंबर को पता चला कि पेपर हो रहे हैं। 11 दिसंबर को मैंने बुक्स ली और 26 दिसंबर को पेपर था। 15 दिन में मेरे पास मैथ्स कॉम के लिए कितना टाइम निकला? 90 मिनट एक दफ़ा और पेपर से पहले 1 घंटा। तो ये टोटल मैंने इसको दिया एंड आई स्कोर्ड 125 मार्क्स पहली अटेम्प्ट में। अच्छा, उसमें लतीफ़ा क्या? लतीफ़ा ये है कि वहां पे क्वेश्चन आया कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था, जिन लोगों ने मैथ्स कॉम पढ़ी हुई थी वो लिख के आए 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। वो कितनी हेडिंग्स बना के आए? 7। मैं और मेरा एक दोस्त, वो आजकल डिप्टी कमिश्नर है किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो लिख के आया 37 हेडिंग्स, मैं लिख के आया 32 हेडिंग्स। क्योंकि हमें आता नहीं था, हमने गप्पे लगानी थी। जब रिजल्ट आया तो मेरे शायद 125 नंबर थे, उसके 125 30 नंबर थे, 30 कर लें। और जितने लोग जो लोग इसकी एक अरसे से तैयारी कर रहे थे मैथ्स कॉम के, किसी के 100 से ऊपर नंबर नहीं आए, लेस देन 100। वजह क्या है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर कोई इसका अपना पर्सनल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। फिर साइकोलॉजी, आपको हर पेपर के मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी बताता हूँ। तो इसके जो एग्जामिनर है उसकी साइकोलॉजी क्या है? जो पीएमएस का मैथ कम्युनिकेशन का एग्जामिनर है उसकी साइकोलॉजी क्या है? उसकी साइकोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पसंद करता है किस चीज को, फ्लो चार्ट्स को, डायग्राम्स को। डायग्राम्स भी बहुत कम होती हैं फ्लो चार्ट्स ज्यादा। वो पसंद करता है किस चीज को? फ्लो चार्ट्स। तो जो बंदा फ्लो चार्ट्स मैथ कम्युनिकेशन में बना रहा होगा, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? मसलन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है जी? सोर्स। सोर्स को हम किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करवाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास SMCR मॉडल जिसे हम कहते हैं। हमारे पास एक सोर्स होता है, एक मैसेज होता है, एक चैनल होता है, एक रिसीवर होता है। अब जो बंदा पेपर में ये बना के आएगा उस बंदे को 6 नंबर मिलेंगे। इतनी सी आसान सी बात। फिर जैसे न्यूज है, न्यूज का एक स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। लीड होती है, कनेक्शन एंड डिटेल्स, और रेलिवेंस कह लें या कंक्लूजन कह लें। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इसका फ्लो चार्ट टोटल। नहीं, मैथ कम्युनिकेशन अगर आप कहें ना कि हमें आप सर 10 मिनट में पढ़ाएं, 10 मिनट में भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन चले हम सवालों के लिहाज से इसको एक दफा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या है मैथ कम्युनिकेशन की जो बेसिस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपने देखना है जर्नलिज्म। सहाफ़ी सहाफ़ी कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, कॉलम क्या होता है, उनकी डेफिनेशन देखनी है, मैं अभी सारी करवाऊंगा। और हमारा आज का पेपर जो है वो अगले 40-45 मिनट में पेपर 1 खत्म हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ये तो मतलब मौजूदा हो गया, ठीक है। लेकिन असल बंदा वो होगा जो बंदा फिर जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो पढ़ के उसके बाद इंटरनेट पे जाएगा, और इंटरनेट पे जाके वो सर्च करेगा कि डायग्रामेटिक, सिंपली लिखेगा न्यूज, आगे लिख देगा डायग्राम या न्यूज फ्लो चार्ट। तो वो फ्लो चार्ट जो हैं आपने हर बंदे ने अपने अपने उस सवाल में ऐड कर लेने जो आपके नोट्स बनेंगे। ये जो नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं ये भी मेरे पिछले साल के किसी स्टूडेंट के बने हुए नोट्स हैं।
मतलब उसे मैंने बताया कि इस तरह से बनाने हैं, उसने बनाए, तो वो इतने वो सादा हैं कि मैंने कहा कि ये अब मैं सारों को पढ़ाता हूँ। बुक, क्वेश्चन ये है कि इसके लिए बुक कौन सी है, तो आंसर इज नो बुक रिक्वायर्ड फॉर मैथ कम्युनिकेशन। लेकिन सब लोगों ने 2 दिन लगा के, 2 दिन ही लगेंगे, आज का और कल का दिन लगेगा, मैथ्स कॉम के आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बुक की बजाय आपने किसको कंसल्ट करना है, गूगल इमेजेस को। और हर सवाल के अंदर आपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ऐड करनी है। अगर फिर भी किसी को बुक लेने का शौक है तो वो एडवांस वालों की पीएमएस की बुक ले लें। पीएमएस मैथ्स कॉम, सीएसएस नहीं, एडवांस या वर्ल्ड टाइम्स की पीएमएस की किताब लेनी है, सीएसएस की नहीं लेनी। ठीक है जी, वो पीएमएस के सिलेबस के मुताबिक। अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं जनाब मैं तो गूगल पे टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज याद रख लें, जो बंदा गूगल पे टाइम देगा, थीरीज इसकी गिनी चुनी है, वही है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, पाकिस्तान स्टडीज की थ्योरी है, सिर्फ उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉडल्स यहाँ गिने चुने हैं। तो करना क्या है आप लोगों ने, ये जो हमारे पास किताब एक लेनी है तो ले लें, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, और मैथ्स कॉम आपका फेल नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपका ये वाला हिस्सा ठीक है। गूगल इमेजेस पे जाना है, सिंपली सर्च करना है और आपका ये हो जाएगा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर की अगर आप बात करें तो क्वेश्चंस अप्लाइड आते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो बाज़ आपको सिचुएशन बना के देता है। मसलन मुझे जब 2016 में मैंने अटेम्प्ट ली, उसमें मेरे 147 थे मैथ्स कॉम में। उसमें एक क्वेश्चन आया पेपर 2 के अंदर के, अगर आप किसी जगह पे, गूगल इमेजेस भाई वेबसाइट है, वहाँ सर्च इंजन है गूगल इमेजेस, जहाँ पे आप तस्वीरें देखते हैं किस चीज़ की। अब वहाँ पे सवाल आया 2015 के 15 नहीं 16 पीएमएस के अंदर, कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और जो सहाफ़ी हैं वो आपसे नाराज हैं, तो आप लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे। उसने क्या दे दिया, आपको खुली छुट्टी दे दी। मैंने उसके अंदर लिखा कि जनाब हम पोस्टर बनवाएंगे, हम उसके अंदर पम्फलेट्स बनवाएंगे, हम ब्रोशर बनवाएंगे, हम मैसेज कैंपेन चलाएंगे, हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, सोशल मीडिया को यूज करेंगे, अल्टरनेट मीडिया डेवलपमेंट, बेसिकली मैंने उसका वो बनाया कि हम अल्टरनेट मीडिया डेवलप करेंगे। पहले सबसे क्या करेंगे, उन साथियों को खाने पे बुलाएंगे, दावत देंगे, उनके जो ग्रीवेंसेस है वो सुनेंगे, अगर वो ठीक हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो हम अल्टरनेट मीडिया यूज करेंगे। उसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, और दूसरा मीडिया कौन सा, ये जो बैनर लगे होते हैं, पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया में जो चीजें, प्रिंट मीडिया तो और चीज है, प्रिंट मीडिया में आते हैं अखबार मैगजीन, यहाँ पे जो चीजें हम गली मोहल्ले की, जो जिसे हम कहते हैं ना तरवीज, यानी जैसे अकेडमियों ने लगाए होते हैं जी, सीएसएस, वो एक बंदे ने लगाया हुआ था कि हाउ टू सिक्योर 70+ मार्क्स इन, नहीं, हर सीएसएस में 20 में से 18 नंबर, सवाल में 20 में से 18 नंबर लेने का तरीका। वो कोई बीए का टीचर है, उसने लाहौर के रिक्शों के पीछे ये लगवाया हुआ था कि 20 में से 18 नंबर कैसे लेने हैं सीएसएस के पेपर में। आई वॉज लाइक दिस, कि ये होता है जब कोई नॉन टेक्निकल बंदा टेक्निकल फील्ड में आने की कोशिश करे। तो वो उसने इश्तेहार बड़ा सा लगाया हुआ था, सर पता नहीं क्या नाम है, सर साइम, सर साइम ने क्या किया हुआ था, लगाया हुआ था कि 20 में से 18 नंबर कैसे लें सीएसएस में। अब सर साइम अब वेरी गुड, वेरी बड़े मतलब वो जाने जाते हैं किस चीज में, कि बीए के, जो बंदा भी बीए में इंग्लिश फेल कर रहा होता है, इनके पास जाए, उसकी बीए की इंग्लिश पास हो जाती है। बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन जब आपने बीए को क्रॉस किया और सीएसएस साइड पे आए, नतीजा क्या निकला, लोगों ने लतीफे बनाए, इस चीज में मीम्स बनी कि 20 में से 18 नंबर सर साइम लेके देंगे, जो खुद कभी सीएसएस पास नहीं कर सके, या खुद जिनको सीएसएस का आइडिया नहीं। सो यहाँ पे देखो, मेरे साथ आ जाओ। अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। जब हम सिलेबस की बात करेंगे, मुझे खोल लेना ना सिलेबस जरा।
पहला सवाल है न्यूज। पहला सवाल है न्यूज। न्यूज के बारे में वो क्या कहता है जी, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि न्यूज की लैंग्वेज कौन सी होती है, फिर रिपोर्टिंग, और फिर सब एडिटिंग। ये हमारा पहला सवाल है। न्यूज क्या होती है, न्यूज की डेफिनेशन क्या है? न्यूज ये होती है, न्यूज की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की है। जो आपके पास किताब है इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखी होगी कि इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज नॉट अ न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट इज अ न्यूज। तो न्यूज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ऑडिटी होती है कि ये ऑड होती है। न्यूज की खसूसियात में पहली खसूसियत क्या होती है कि ये ऑड होती है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुझे कहें कि जी आज कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के अंदर एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गई, इज दैट अ न्यूज? नॉट फॉर मी। क्यों? क्योंकि मुझे इससे गर्ज ही नहीं है, नैरोबी के अंदर कीनिया में जो मर्जी हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर आप सहीवाल से, मैं कहूँ जी सहीवाल से हैं, सहीवाल से हूँ, तो आप कहेंगे सर सहीवाल में वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, तो नौजुबिल्लाह अल्लाह ना करे, लेकिन आप कहें जी एक ब्लास्ट हुआ, तो क्या आपकी फैमिली खैरियत से है? तो फौरी तौर पे मैं भागूंगा, जाके मैं क्या करूंगा, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करूंगा और चेक करूंगा। नाउ इट इज अ न्यूज। या आप कहें जी सहीवाल में एक बस का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, सहीवाल के अंदर एक पुल गिर गया या कोई और मामला हो गया, तो जब आप मुझे कहेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, कि मेरी प्रॉक्सिमिटी में मेरे इर्द गिर्द जो चीज होगी या जो चीज जिस चीज के साथ मेरी वाबस्तगी होगी, रिलेशन होगा, उसे क्या हम कहेंगे कि ये है। मसलन मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है, गर्मियों में मैं चला जाता होता हूँ वहाँ वीकेंड्स पर। अब मुझे कोई कहेगा इस्लामाबाद के अंदर G10 के अंदर ये होगा, तो मैंने G10 के अंदर 2 साल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए न्यूज हो जाएगी। दो क्या, वहाँ जो मर्जी होता है फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट दैट विल बी अ न्यूज फॉर मी। तो न्यूज की दूसरी चीज होती है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, इस तरह से और चीजें भी होती हैं न्यूज के अंदर, हम खोल लेते हैं जो हमारे नोट्स हैं ताकि आपको चीजें चलती जाए। यहाँ पे मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं नोट्स, आप लोगों ने देख लिए होंगे। लो जी, हमारे पास आ गया मैथ कम्युनिकेशन पेपर 1। अब भी खोल लें, व्हाट्सएप किया हुआ। जब आप मैथ कम्युनिकेशन का पेपर 1 देखोगे तो सबसे पहले इसने इसको डिफाइन किया। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। कहता है न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, दिस में प्रोवाइड दिस में बी प्रोवाइडेड थ्रू मैनी डिफरेंट मीडिया, वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, पोस्टल सिस्टम्स, और आजकल इसमें आप ऐड कर लेंगे सोशल मीडिया। नई चीज ऐड हो जाएगी, क्या? सोशल मीडिया इस डेफिनेशन में। फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, न्यूज इज एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, नॉर्मल से हटके जो भी बात होगी वो न्यूज होगी। फिर कहते हैं न्यूज इज द अनयूजुअल पिक्चर ऑफ लाइफ। अगेन अनयूजुअल क्या आ गई इसमें? ऑडिटी आ गई, नॉर्मल से हटके है। फिर किसी ने कहा जी न्यूज इज लाइक अ हॉट केक कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम ओवन। न्यूज क्या होता है? न्यूज इज अ हॉट केक कमिंग आउट स्ट्रेट फ्रॉम ओवन। तो ओवन से जैसे केक आ, ये सारी बातें हैं जो मैंने एक एग्जांपल दी आपको, वो भी इसकी डेफिनेशन है कि इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज नॉट अ न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट इज अ न्यूज। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं। जो इसका कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स या जो नॉर्मल जो अब भी चलता है वो मॉडल है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पायरामिड मॉडल। इन्वर्टेड पायरामिड मॉडल ये आपके पास नंबर 1 पे यहाँ पे गिवन है।
इसके अंदर आपने एक उल्टी मुसल्लस बनानी है, उल्टी ट्रायंगल बनानी है, और उसके अंदर आपने देखना है एक लीड होती है, लीड के नीचे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, उसके नीचे इंटरव्यू होता है, उसके बाद मोर इंफॉर्मेशन होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो दिस इज योर न्यूज स्ट्रक्चर। कोई बात इसमें मुश्किल नहीं है, एक दफा बताइए, याद रह जानी चाहिए। एक तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार जो आजकल बीबीसी अडॉप्ट करता है, वो बीबीसी उर्दू अगर आप कभी पढ़ें तो वो ये दूसरा तरीकेकार आपको नजर आएगा। इसमें क्या होता है, मेन फैक्ट्स होते हैं, उसके बाद मोर डिटेल्स होती हैं, फिर कोई कोट होती है, कोटेशन, यानी कि किस बंदे ने इस पे क्या बात की है, फिर दोबारा उसकी डिटेल्स, फिर कोई कोटेशन उसके काउंटर में। न्यूज जो होती है कभी भी यूनी डायरेक्शनल नहीं होती। इस पे आप कोशिश करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी पर्सन ए ने ये काम किया है, पर्सन बी के बारे में ये बात की है, तो आप पर्सन बी का मौकफ भी उसी न्यूज में शाया करते हैं, या फिर कम से कम आप लिखते हैं न्यूज के अंदर कि जी हमने इस पे राय लेने के लिए उनसे राब्ता किया, राब्ता ना हो सका। ये क्या है, आपके एथिक्स हैं जर्नलिज्म के। हमारे यहाँ पे क्या होता है, न्यूज जो होती है उसको न्यूज की बजाय लफाजी करार दिया जाता है। हमारे यहाँ पे न्यूज की जो हेडिंग्स होती हैं कि जी फलां चीज का दंदान शिकन जवाब। अब दंदान शिकन जवाब जो है ये क्या होता है, ये लफाजी होती है। न्यूज का मतलब ये है कि जो बात जैसे हुई है उसको बयान करना है, ठीक है। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये भी आपके पास बना हुआ है, ये इन्होंने बनाया था, ये तसव्वुर ने नोट्स बनाए थे। उसके बाद ये लैंग्वेज ऑफ न्यूज क्या होती है। लैंग्वेज ऑफ न्यूज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ न्यूज ऐसी होनी चाहिए जो हर बंदे को समझ में आए। अब आप जैसे वो जिम्मेदार के एडिटर थे, वो क्या करते थे, मुश्किल मुश्किल उर्दू और फारसी के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और वो आधे लोगों को समझ ही नहीं आते थे। नहीं, न्यूज की जो जुबान है वो बिल्कुल सादा होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ग्रामेटिकल गलतियां ना हो, ग्रामर की गलतियां ना हो, स्पेलिंग की गलतियां ना हो। इवन आजकल बीबीसी उर्दू स्पेलिंग की गलतियां कर रहा होता, उसे रेशा और रेशा, यानी ये वाले रेशे का और एन वाले रेशे का फर्क नहीं पता, वो गलतियां कर रहा होता। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। बुक स्टाइल वर्ड्स, यानी इसके अंदर सेंटेंसेस बुक स्टाइल हम यूज करते हैं। फिर शॉर्ट शार्प क्लियर सेंटेंसेस होते हैं। लाइवली लैंग्वेज होती है, यानी उसके अंदर ये नहीं हो कि पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाए। जो न्यू वर्ड्स हम यूज करेंगे तो वो उनको उनके हक के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ये नहीं हो कि वहां पे आप वो एक्ट्रेस वाली अंग्रेजी इस्तेमाल करें कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, माई हेड इज सर्कुलेटिंग, मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं, माई हेड इज सर्कुलेटिंग। तो ये नहीं हो, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं। किसी ने कहा है कि डॉन न्यूज की लैंग्वेज जो है ये भी फ्लॉड होती है, तो यस, कई दफा मैंने पढ़ा है, उसके अंदर कई सेंटेंसेस होते हैं जो ग्रामेटिकल एरर का शिकार होते हैं, तो वो नहीं यूज करनी चाहिए। और फिर ऐसे में, ऐसे इज अ लिटरेरी थिंग, डॉन न्यूज इज अ न्यूज। तो न्यूज और ऐसे की लैंग्वेज में फर्क होता है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास स्ट्रक्चर इसमें यूज करना है आपने, फिर एंड बट का इस्तेमाल करना है, पेड नेगेटिव्स यूज करने हैं, जो मर्जी इसमें लिखते जाए। फिर जनाब सब्जेक्टिविटी होती, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेरे कमरे में आप आए हैं, मैं आपसे कहूँ कि यार आप ना सोफे के ऊपर टांगे करके ना बैठे, आप इस बात पे उठ के चले जाएं बाहर। मैं पूछूं क्या हुआ, तो कहेंगे आपने मुझे कमरे से निकलने का कहा है। मैं कहूँ तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सोफे के ऊपर टांगे करके ना बैठे, नॉर्मल बैठे। आप कहेंगे ਉਹਦਾ ही मतलब ਹੁੰਦਾ जिवें तुसी गल कीती है ना। ये क्या होता है कि आपने मेरी बात में से कोई और बात निकाल ली, इन्फरेंशियल की तरफ चले गया, आपने मेरे वर्ड्स एग्जैक्ट कोट नहीं किए। जो हाँ, तो इस पे एक इंग्लिश ऐसे भी आया था, कैन मीनिंग बी फिक्स्ड, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता। ठीक है, बात जो आपका दिल पसंद बंदा होता है उसकी बुरी बात भी आपको अच्छी लगती है, और जो बंदा आपको बुरा लगता है उसकी अच्छी बात भी आपको बुरी लगती है। ये क्या होता है कि आप एग्जैक्ट उसकी बात का मतलब अपने जहन के मुताबिक निकाल रहे हैं, तो ये गलत होता है इसमें।
फिर उसके बाद जी गॉबलीडिगोक ये वर्ड है कोई, तो कंफ्यूजिंग राइटिंग नहीं यूज करनी है आपने। मसलन क्या होता है, लिखा होता है जी आज लाहौर में बर्फ गिर गई। जब आप पूरी खबर खोलते हैं तो वहां पे बर्फ का एक ब्लॉक ट्रॉलर में से गिरा हुआ होता है, तो उसकी तस्वीर लगी होती है, कहते हैं जी आज लाहौर में बर्फ गिरी है। लोग तो भाग के देखेंगे कि जी लाहौर में बर्फ कैसे गिर गई। अब दिखने में क्या लग रहा था, दिखने में ये लग रहा था कि शायद लाहौर में स्नो फॉल हुई है, लेकिन जब आपने उसको खोला, डिटेल्स पढ़ी, तो अंदर से क्या निकला, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक खबर में पढ़ रहा था कि शाह सलमान ने, सऊदी अरब के शाह सलमान ने, और बड़े किसी क्रेडिबल सोर्स ने ये फेसबुक पे लगाई हुई थी। तो आमतौर पे तो मैं जावेद चौधरी टाइप जो वेबसाइट्स हैं इनको फॉलो नहीं करता, लेकिन वो लगाई थी, शाह सलमान ने क्या कर लिया, शाह सलमान ने एक धमाके में जख्मी होने वाली खातून से क्या कहा। ठीक है, जब मैंने जाके खोला तो उसने नीचे क्या कहा, उसने कहा क्या हाल है आपके, अब कैसा महसूस कर रही हैं। तो शाह सलमान ने ये कहा था। सो दिस इज व्हाट, क्या होता है आजकल तो ये ट्रैफिक गेन करने के लिए, ये गूगल ट्रैफिक गेन करने के लिए कर रहे होते हैं। अवॉइड वर्डीनेस, वर्डीनेस का मतलब क्या, सीधी सीधी गल करनी है, आपने लफाजी में नहीं पढ़ना, वर्बोसिटी को अवॉइड करना। हाँ जी, रेपिटिशन ना हो, क्लटर ना हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक हो, मिलिट्री जॉर्गन्स यूज ना करें। मिलिट्री जॉर्गन्स क्या होते हैं न्यूज के अंदर, फॉर एग्जांपल मिलिट्री कहती है कि 1965 की जंग में हमने भारत के हमले का दंदान शिकन जवाब दिया और हिंदू बनिए को नाकों चने चबवा दिए। ठीक हो गया, ये जुमला बन गया, आर्मी ने ये कहा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको न्यूज में लेके आएंगे तो आप इसको न्यूज में ऐसे कहेंगे कि आर्मी जो है उसने क्या कहा है कि वी हैव वन द 1965 वॉर, दैट्स इट, सिंपल उसको करेंगे। तो न्यूज के अंदर ये होता। तो ये वर्ड्स हैं, ये 15 हेडिंग्स सबर ने लिखी हैं, आप चाहें तो इसको 50 हेडिंग्स कर लें। जो जो आपके दिल में आता है कि ये बात होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, सारी बातें ठीक है। CSS और PMS में कोई बात गलत नहीं होती। अब आते हैं जी न्यूज रिपोर्टिंग। न्यूज रिपोर्टिंग क्या होती है, आपने सिर्फ इस पे महदूद नहीं रहना जो मैं नोट्स दिए हैं, आपने खुद से भी चीजें इसमें ऐड करनी है। उससे आपकी क्या आएगी, सारे लोगों के वो डिफरेंट होगा, एक उसमें नजर आएगा आपको। न्यूज रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है कि किसी इवेंट को जाके देखना और फिर उसको लिख के अखबार को भेज देना ताकि वो अखबार उसको पब्लिश कर सके। तो इस प्रोसेस को, यानी लिखने को, ऑब्जर्व करने को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसको लिख के तो सेंड करने के प्रोसेस को रिपोर्टिंग कहते हैं। ये रिपोर्टिंग में भी तब्दीली आ गई। आजकल क्या करते हैं कि 800 रुपए का माइक लेते हैं, 100 रुपए का उस पर एक लोगो बनवाते हैं, और बनवा के तो सारे मोबाइल के साथ लगा के तो साफ ही बने होते हैं। ठीक है, ना उर्दू आती, ना अंग्रेजी आती, ना पंजाबी आती उन्होंने। तो रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, देखो जरा मेरे साथ। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग की टाइप्स देख लो कैसी हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो सकती है। ये क्या होती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, जैसे पनामा लीक्स हुई थी, तो पनामा लीक्स में एक ICIJ बना था, इंटरनेशनल ICIJ एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो ये जो ICIJ था, इसने क्या किया, मुख्तलिफ मुल्कों से साफी लिए और उनको कहा कि इन्वेस्टिगेट करें कि पनामा के अंदर किन किन लोगों ने डिफरेंट अकाउंट खोले हुए हैं अपनी करप्शन मनी को वाइड करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए। इन्होंने उसको किया और करके उस पर स्टोरी की, दैट वाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो ये एक पहली टाइप होती है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, इसके अंदर आपके पास जो रिपोर्टर होगा उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, और प्रोसेस को कहेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। किसी इशू के ऊपर ही होगा, डेफिनेटली कोई इशू होगा तो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, विदाउट इशू तो आप इन्वेस्टिगेट कुछ नहीं कर सकते। छानबीन वगैरह के बाद जो रिपोर्टिंग, यस, पूरी छानबीन होगी इसके अंदर। फिर होती है जी आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग। कोर्ट रिपोर्टिंग क्या होती है, हर चैनल ने, जैसे लाहौर में सिटी 42 ने बिलखसूस किया हुआ है कि उन्होंने अपने नुमाइंदे हर कोर्ट के अंदर छोड़े हुए हैं। अब जब हम वहाँ केस कॉल होते हैं जो इंपॉर्टेंट नोयत के केस होते हैं, तो वो वहाँ बैठ जाते हैं कोर्ट में और उनको लिखना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मतीउल्लाह जान का नाम आपने सुना होगा। मतीउल्लाह जान करते ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग है, एजाज सैयद करते ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग है। तो ये क्या होती है आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग।
फिर होती है एक्सीडेंट्स रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट्स रिपोर्टिंग क्या है? किसी जगह पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई जल्जला आ गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हुआ, आपने जाकर उसको रिपोर्ट किया, ये एक्सीडेंट्स रिपोर्टिंग है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, सियासत में क्या चल रहा है, इसमें क्या होता है, पॉलिटिशियन से ताल्लुक बना के रखते हो, अंदर की बातें निकलवाते हो और फिर उनको करते हो। फैशन रिपोर्टिंग, ये आपने देखा एक पूरा पेज फैशन का होता है, शोबिज फैशन का। तो ये इस तरह बिजनेस रिपोर्टिंग, एक बिजनेस का पेज होता है, स्पोर्ट्स का पेज होता है। फिर एक स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग होती है। ये क्या होती है? स्पेशलाइज्ड एडिशन आते हैं अखबारों में, पूरा एक पेज होता है जो एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, उसमें किसी भी चीज पे, जैसे कहते हैं एड्स के आलमी दिन पे वो एक स्पेशल पेज आ गया, तो ये स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग होगी, उसके ऊपर आपने रिपोर्टिंग कर ली। फिर पीरियोडिक रिपोर्टिंग होती है। पीरियोडिक रिपोर्टिंग क्या होती है कि जब आप किसी पीरियोडिकल यानी किसी मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ये पीरियोडिक रिपोर्टिंग होती है। पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिकल वर्ड मैगजीन के लिए इस्तेमाल होता है, जो मैगजीन जो आपका डेली ना आता हो, जो हफ्ते बाद आता हो, महीने बाद, 3 महीने बाद, या एनुअल। डेली जो होता है वो अखबार होता है, और ये जो मैगजीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, ये आपके 15 दिन बाद भी आते हैं, कुछ क्वार्टरली भी होते हैं, फिर 6 महीने बाद, साल बाद। तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये आपकी पीरियोडिक रिपोर्टिंग होती है। फिर लॉन्ग रिपोर्टिंग होती है कि इसके अंदर आप पूरी कहानी लंबी चौड़ी लिखते हो। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं। इसमें आपके ज़हन में भी कोई बात आ रही हो, न्यूज़पेपर पढ़ें आप, उसमें वर्ड ऐड कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये कोई सहीफा नहीं है कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। फिर मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के मोड्स हो सकते हैं। मसलन ये है, आपको मजे की बात बताता हूँ। एक बंदा है लाहौर का, वो ना थोड़ा सा तोतला है, और वो रिपोर्टिंग करता है लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और उसके साथ ही वो नाचना शुरू कर देता है। एक दफा ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर के जो इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शंस के अंदर जब उनके कागजात की जांच पड़ताल होगी तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, कोई और बंदा नहीं होगा, ताकि मीडिया पे न्यूज बाहर ना हो। ये बात है शायद मुशर्रफ दौर के दूसरे इलेक्शंस की, या शायद जरदारी जब इलेक्ट हुए हैं तब की बात है ये। उसने क्या किया, खामोशी से अपने नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो जमा करवा दिए, किसी को नहीं बताया। जियो का नुमाइंदा था वो, उसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। सारे लोग जो थे परेशान थे कि जी, सारे चैनल परेशान थे कि हम क्या करें, कि हमें तो आज उसकी छानबीन होनी है कागजों की। जियो ने कहा कि हम लोग उसकी जो लाइव इंफॉर्मेशन है वो आपको देंगे। बाकी चैनल्स जो थे वो परेशान हो गए, कैसे देंगे। तो उसने वो यासिर, शायद उसका नाम यासिर नहीं है, उसका कुछ और नाम है, शेख नाम है। उस शेख साहब ने क्या किया, वो खुद चूंकि वहां मौजूद थे, मोबाइल अंदर ले गए थे, वहां से मैसेजेस करके तो बता रहे थे जो जो अंदर हो रहा था, और वो चैनल पे चल रहा था। अब सारे सारे परेशान थे, इवन इलेक्शन कमीशन परेशान था कि न्यूज बाहर कैसे जा रही। सो दिस वाज हाउ उस बंदे ने क्या किया, रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बाज़ का आपको बारूदी सुरंगों से गुजर के जाना पड़ता है, बाज़ का आपको इमरान खान के जलसे में जाके तो वहां पे चपेड़े खानी पड़ती हैं। ठीक है, जियो वाले जब याद ना गए थे तो इमरान खान वालों ने चपेड़े मारी थी उसको, पीटीआई वालों ने, तो वो भी। लीगैलिटी और इलीगैलिटी का डिफरेंस है। लीगल वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई लॉ मौजूद हो। दिस वाज नॉट लीगल और इलीगल कि जब आप कहें जी वो अंदर पहुंच गया, रिपोर्टिंग करनी है चैनल की, ये जिम्मेदारी है। आपने कहा था कि हम किसी न्यूज चैनल को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं अलाउ हुए, लेकिन जो अंदर बंदा मौजूद है वो फोन पे बात बाहर तो बता सकता। तो वो जियो वालों को सिर्फ बता रहा था, बाकी तो सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे। तो लीगैलिटी तब होती है जब कोई लॉ हो। मीडिया को कोई भी चीज कवर करने से रोका नहीं जा सकता। वो अलग बात है, पैमरा जो है वो एक अलग से चीज है, वो हम देखेंगे उसको वो क्या है। मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग होती है। रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है ये, जैसे फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बजट होता है, जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, या किसी भी कंपनी क्या करती है, अपना ऑडिट करती है, ऑडिट के बाद अपनी चीजें शाया करती है, तो आप उसको वो ले लेते हो। ये टेबुलेटेड स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपने अक्सर देखा होगा, इश्तिहार देती है ये आपकी गवर्नमेंट, इश्तिहार देती है 2018 के अंदर महंगाई की शर्रा ये थी, एक तरफ वो लिखा होता है दाल की कीमत ये थी, चीनी की कीमत ये थी, और दूसरा लिखा होता है कि करंट कीमतें ये हैं। तो ये टेबुलेटेड होता है, टेबल बने हुए होते हैं उसमें। फिर उसके बाद अकाउंटिंग रेशोज होती हैं, ये भी तरह तरह की बातें हैं, छोड़ें इसको, लिखे हैं इसको। ग्राफिक रिपोर्ट्स होती हैं, आप तस्वीरें बनाते हैं या ग्राफ बनाते हो।
रिक्विजिट्स क्या हैं जनाब, आप ये बताएं कि रिपोर्टिंग करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे कहते हैं ना सबसे तेज, कि आपका बंदा वहां पे सबसे पहले पहुंचे, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। फिर फॉर्म एंड कॉन्सेंट, कॉन्सेंट बड़ी जरूरी है। एक बंदा है उसके साथ एक हादसा हो गया, इस पे लतीफा बना हुआ है कि एक कॉलेज में बम धमाका हो गया, तो एक खातून जो है ना वो बेचारी उस ट्रॉमा में अभी खड़ी थी, तो साफी जाके माइक लेके उसके सामने खड़ा हो गया, जी आपने कैसा महसूस किया, धमाका कैसे हुआ। उसने कहा तो बम जो है ना ऐसे ऐसे चलते हुए मेरे पास आया, आके मुझे कहता है बाजी गल सुनना, मैं जो मुड़ के देखा उन्हें कहा ठीक है। दिस इज व्हाट, कि आपको कॉन्सेंट चाहिए होती है जो बंदा, ये आप जबरदस्ती किसी की वो नहीं कर सकते। हाँ पब्लिक फोरम एक अलग चीज है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखना जरूरी है। आपको पता है ये एक साफी है जो करता है ये मुख्तलिफ लोगों पे जाके छापे छापे मारता है, इकरारुल हसन, इसने एक एसएचओ से थप्पड़ खाए थे हैदराबाद में। ठीक है इसकी पावर होगी, इसने बाद में पीएसपी वालों को कह के उस एसएचओ को सस्पेंड करवा दिया होगा। रिसेंटली इसने दोबारा भी मार खाई है। इसको एक तो पहले भी हुआ था सर, अभी दोबारा वही बड़ा इसको कमरे में बंद करके मारा, कपड़े उतार के। बिल्कुल ठीक किया, हाँ वो जो आईबी वाला इशू है। यस यस यस। अब देखो एक चीज है, मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैंने दरवाजा बंद किया हुआ, आपका कोई राइट नहीं है कि बगैर पूछे मुझे मेरे कमरे में दाखिल हो जाए, मैं किसी पब्लिक स्पेस पे नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, उसके दरवाजे बंद हैं और मैं अपने उसको प्रॉपर जगह पे पार्क किया हुआ है, या मसलन मैं जा रहा हूँ, आपको कोई राइट हासिल नहीं है कि आप जाएं और मुझसे पूछें जी आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस का सिर्फ मुझसे ट्रैफिक पुलिस वाला पूछ सकता है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पूछ सकता। लाहौर में भी हुआ, जैसे वो सेक्रेटरी जो थे इरिगेशन, उन्होंने उसको कहा कि वो जब कहा टॉम डिक एंड हैरी, वो खबीस को ये नहीं पता कि ये ईडीएम है टॉम डिक एंड हैरी, उसने कहा जी इन्होंने देखे मुझे गाली दी है। तो वो जब ऐसे होते हैं तो फिर वो साफी भी ऐसे होते हैं। उसने कहा जी गालियां बकती हैं। उसने कहा सेक्रेटरी इरिगेशन ने कहा कि हु आर यू टू क्वेश्चन मी, कि मेरे पास वो है ग्रीन ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। तो उसने आगे से कहा कि गो ब्रिंग सम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो आके मुझसे सवाल करे, हु आर यू टू आस्क। तो उसने कहा कि आप बस बता देना। उसने कहा जी मैं क्यों बताऊं, मैं आपको आंसर ही नहीं करता, मैं आंसरेबल ही नहीं हूँ आपको। और फिर उसने कहा कि जो ना डू यू थिंक यू कैन इंटरफेयर इन द प्राइवेट स्फेयर ऑफ लाइफ, एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज होल्डिंग अ माइक एंड डूइंग दिस। तो उसने कहा कि ये इसने गाली दी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई गामा माजा, उर्दू में इसका मतलब ये होता है गामा माजा आके मेरे को सवाल नहीं कर सकते। यस ये गामा माजा, हाँ जी। तो ये आपकी कॉन्सेंट होना जरूरी है अगर आपकी प्राइवेट मैटर जो है ही ओपन मेरिट मैटर, उसमें तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंपेयर कर सके कि दफा यहाँ के लिए नॉर्मल हो। मसलन एक लैटा वाला ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है, उसके लिए ये न्यूज होगी, बट इज इट न्यूज फॉर अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ सिटी? नो। तो ये यहाँ पे कंपेरेबिलिटी है आपके लिए कि अगर आपके इलाके में सड़क नहीं है तो मेरे इलाके में सड़क है, तो आपके इलाके में सड़क बनना एक न्यूज है, लेकिन मेरे इलाके में सड़क होना न्यूज नहीं है। कंपैरिजन होना चाहिए। हाँ जी वो पूछ सकती हैं। कंसिस्टेंसी है जी कि लगातार होना चाहिए, यानी ऐसा होता है बाज़ आप एक जगह जाते हो आपको न्यूज़ नहीं मिलती, पब्लिक स्फेयर है, न्यूज़ मिलनी चाहिए, तो आप बार बार जाएं ताकि उस न्यूज़ को खोद के लें। फिर सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी क्या होती है रिपोर्टिंग में? अगेन वही जो बात हमने ऊपर की थी, वही है सिंपलिसिटी का, सादा चीज, सादा अल्फाज में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी का क्या मतलब है कि अपने इमोशंस में नहीं बह जाना। आप लोगों ने जब न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहे हो, किसी भी साफी ने न्यूज़ को रिपोर्ट करना है, तो वो इमोशंस में नहीं बह जाए। ये नहीं हो कि वो कहे कि जनाब मैं इमोशंस में बह गया था तो मैंने इसको गलत रिपोर्ट कर दिया बाद में। उसको नॉर्मल रहना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल कर देता है कि और वो अगला वो न्यूज़ में नहीं छापे जा सकते। तो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आपने क्या करना होता है, उनको
सेंसर करना होता है, उसके लिए मुनासिब अल्फाज जो पेपर में छापे जा सकें वो यूज करने होते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन है, आप जो है ना कहते हो हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है, इसके लिए हम 1 लाख रुपया जो है ना वो रख देते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बाद उसका फायदा सोसाइटी को 50,000 का हो रहा हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह एक्यूरेसी है कि जो आपकी रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके जहन में जो भी लफ्ज हों वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसलन कंपैक्ट होनी चाहिए बात, मसलन कंसाइज होनी चाहिए। अब कंसाइज यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप कंसाइज ऐड कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कंसाइज होनी चाहिए, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कंसाइज होनी चाहिए, इधर उधर की बातें ना हो, ब्रीफ भी हो कंसाइज भी हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके अंदर ना आप हेडिंग्स बनाते हुए जो थिसॉरस है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रीफ के लिए हम वर्ड डिफरेंट यूज करते हैं, ब्रीफ के लिए हम कहते हैं जी स्मॉल स्मॉल भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ब्रीफ के लिए हम ब्रेविटी वर्ड भी यूज कर लेंगे, कंसाइज भी यूज कर लेंगे। तो ये अलग अलग हेडिंग्स बनानी है आपने, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि जनाब इन चारों का मतलब तो एक ही है। हेडिंग्स बनानी है जितनी बना सकते हैं इसमें। जी जी ठीक है सर, 6 बजे आ जाइएगा, मैं 6 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग लगी रहने देना। फिर जनाब सब एडिटिंग ऑफ न्यूज। सब एडिटिंग क्या होती है? सब एडिटिंग ये होती है कि जब रिपोर्टर ने सारे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब अखबार ने ये डिसाइड करना है कि इन ये जो हम यहाँ खबरें लगाने जा रहे हैं, क्या ये खबरें जो हैं हमारे अखबार का हिस्सा बन सकती हैं या नहीं बन सकती। तो इसका डिसीजन कौन करेगा? सब एडिटर। फिर जो न्यूज आई है उसकी लैंग्वेज, बाज का रिपोर्टर जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी लैंग्वेज में मसला है, उसके तलफ़ुज़ का मसला है, तो उसके तलफ़ुज़ नहीं सीखेंगे, स्पेलिंग का मसला है, तो वो क्या करोगे आप लोग? उसको ठीक करोगे। फिर उसको अखबार को डिजाइन करना है, खबर जो है आपने वो 3 कॉलम की लगानी है, 4 की लगानी है, छोटी सी 1 कॉलम की लगानी है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? सब एडिटर डिसाइड करेगा। तो फिर सब एडिटर कैसा होना चाहिए? अगेन पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके जो है ना आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, उसको जुबान पे ग्रिप होनी चाहिए, और वो क्या हो उसके अंदर जो दिल में आता लिखते हैं। ये आपका पहला सवाल न्यूज वाला कंप्लीट हो गया। इस यहाँ तक आपको कोई मुश्किल मसला मुझे बताएं जरा, मैं 2 मिनट की ब्रेक लूंगा, पानी शानी पीऊंगा। पास पेपर उठा के देखो कैसे आएगा। ट्रैक्टर भी ऐड कर सकेंगे, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं बताया है कि आपने इस चीज पे नहीं रहना, थिसॉरस पे जाएं, आपको वहां लफ्ज ब्रीफ मिला है, ब्रीफ लफ्ज को देखें, वो सर्च करें थिसॉरस पे, उससे मुतल्लिका जितने वर्ड्स आपको मिले हैं उनको लिख लें, और जो हेडिंग बन सकते हैं उनको अपने पास ऐड कर लें। जितनी ज्यादा हेडिंग्स उतने ज्यादा नंबर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं जी फीचर कॉलम एडिटोरियल, इन तीनों में इन क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव कैसे डिफरेंट है, स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, स्टाइल कैसे डिफरेंट है, कंटेंट कैसे डिफरेंट है। ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी, तो बारी बारी हम देखते हैं क्या है। फीचर क्या होता है? फीचर जो होती है ना, एक कलर्ड स्टोरी टाइप राइटिंग होती है राइटिंग ही है, लेकिन ये कलर्ड पेज पे आमतौर पे छपता है, और इसके अंदर ये कॉलम से डिफरेंट होता है। कॉलम के बारे में भी हम जाएंगे तो पता चलेगा मजीद। फीचर जो होता है ये क्या करता है? स्पेशल करेक्टरिस्टिक बताता है किसी भी फीचर स्टोरी के, जिस चीज पे स्टोरी हो रही है उसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। मसलन मेरा एक दोस्त है, वो सहाफ़ी है, तो वो फीचर राइटिंग करता रहा एक अरसा ना, सुजाग के लिए। सुजाग एक लोकल एनजीओ है, वो एनजीओ क्या करती थी अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट चीज़ों पे, अब उसने फीचर लिखे, मसलन उसने लिखा कि तारीखी शहर तुलंबा में हुक्कों का कारोबार। अब हुक्कों के ऊपर फॉर एग्जांपल उसने एक फीचर लिख दिया पूरा
कि हुक्के किस तरह के होते हैं, उसकी तस्वीरें लगाई, साथ हुक्कों की थोड़ी सी तारीख बताई, फिर हुक्के बताए कि इसके अंदर क्या होता है, पानी का क्या फंक्शन होता है, इसमें आग आग या जो कोयले हैं वो कैसे जलते हुए रखे जाते हैं, तंबाकू कैसे इस्तेमाल होता है। अब उसने क्या किया, पूरा हुक्के के ऊपर फीचर लिखा, और उसके इस तरह से फीचर्स माशाल्लाह 100+ हैं। इज अबाउट टू पब्लिश अ बुक ऑन दिस। फिर फीचर के ऑब्जेक्टिव दूसरे होते हैं जी, लिस्ट आइडियाज दैट कुड बी डेवलप्ड इनटू फीचर स्टोरीज। कौन कौन से आइडियाज हैं, मतलब आज मैं और वो दोपहर में इकट्ठे थे, तो मैंने उसे कहा कि तुम फीचर लिखना स्टार्ट करो किस चीज पे, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है इसके कौन कौन से महकमे हैं, उर्दू में, सिंपल उर्दू में, और उन महकमों के क्या क्या काम है, और इंसान को जो डेली लाइफ में मुश्किलात दरपेश आती हैं तो उसे किस महकमे की तरफ तब जाना होता है। अब इस चीज पे सिंपल सा मैंने उसे कहा कि फीचर लिखो, मसलन दूसरे लफ्जों में ये हर सरकारी महकमे का एक तारुफ हो जाएगा। अब तारुफ थोड़ा थोड़ा उनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, लेकिन जब वो उसे उर्दू में लिखेगा, फिर उसमें अपनी स्टोरीज ऐड करेगा, आसान जुबान में लिखेगा, तो उसकी वजह से कितने लोगों का पब्लिक वेलफेयर होगी। आज ये आइडिया मैंने इनकलकेट किया, सॉरी मैंने ये क्या कहते हैं, पुश किया ये आइडिया। जब ये सामने आया तो उसने कहा हाँ मैं बात करता हूँ, एक एनजीओ है वो इस पे शायद इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा तुम फ्री में थोड़ी करोगे, तुम मतलब करो ताकि तुम पेड हो जाए, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, और लोगों का भला हो जाएगा। तो जनरल पब्लिक की वेलफेयर भी है, तो एनजीओ का यही काम होता है। सो हम क्या कर रहे थे, उसको कह रहा था मैं कि फीचर लिखो किस चीज पे, कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और अगर आपको वहाँ काम करवाना हो तो आप उसका लीगल आसान प्रोसीजर क्या है, आपका काम है जो भी काम है तो वो कौन सा महकमा करेगा। मतलब हमें पता ही नहीं होता बहुत सारे कामों का। पासपोर्ट बनवाना हो तो अक्सर लोग कह रहे थे सर नादरा में आपका कोई जानने वाला है। अब नादरा और पासपोर्ट ऑफिस दो अलग अलग चीजें हैं। फिर इमिग्रेशन माइग्रेशन का फर्क नहीं पता। इसी तरह से पंजाब की अगर बात कर लें, नारकोटिक्स कंट्रोल की फॉर एग्जांपल, लाइसेंस बनवाना हो तो कहते हैं सर डीपीओ ऑफिस में कोई जानने वाला है। लाइसेंस बनवाना, जो असले का लाइसेंस है वो डीपीओ ऑफिस में नहीं बनना, वो डीसी ऑफिस में बनना है। अब इतनी छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता। तो ये इस तरह से फीचर क्या होता है, उन आइडियाज को डिस्कस करता है कि जो हो सकते हैं यहाँ पे। फिर जनाब, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द राइटिंग प्रोसेस। वो बताता है, जो फीचर होता है ये बताता है कि जब हम इसको पे कर रहे थे तो हमने इस प्रोसेस के अंदर फला 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 काम किए। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये ऐसे नहीं इन्फॉर्मेशन आ गई, बल्कि वो बताएगा कि हमने फला बंदे का इंटरव्यू किया, फला इलाके में गए, फला जो है ना ऑफिसर से मिले, फला चौधरी से मिले, फला हुक्का साज से मिले, जो भी जिस चीज पे फीचर लिखा जा रहा है। फिर होता है जी, राइट अ पॉलिश्ड फीचर स्टोरी फॉर पब्लिश्ड। पॉलिश्ड फीचर स्टोरी क्या होगी, कि जो बड़ी ना क्लियर सी होगी, पॉलिश्ड होगी, जिसके अंदर आप कहोगे कि जनाब वेग, पॉलिश से मुराद यहाँ पे ये होगा कि जो आपकी स्टोरी है ना वो बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह वो नहीं होती, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक ओपिनियन मौजूद होता है, और आपने बड़ा उसको खूबसूरत अंदाज से क्या किया होता है, फार्मुलेट किया हुआ होता है, ओपिनियन मौजूद होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है जिसका, स्ट्रक्चर की आप बात करें तो एक इसकी हेडलाइन होती है, फिर उसके बाद लीड होती है, फिर नट ग्राफ होता है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर एंडिंग होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। आप इंटरनेट से जाके सर्च करें, आपको फीचर के और भी फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, आपने वो सारे ऐड करने हैं इसमें। स्टाइल एंड कंटेंट सारा कुछ हो गया। अब कॉलम क्या होता है जी, कॉलम क्या होता है, कॉलम किसी भी तरह की जो फ्री स्टाइल राइटिंग होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। जब आप न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ते हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से लिख रहे होते हैं। मसलन जावेद चौधरी जब कॉलम लिखता है तो पहले वो एक कहानी सुनाता है, कहानी सुनाने के बाद उसको रिलेट करता है, और रिलेट करने के बाद एंड पे उसे आगे जो अपनी बात करना चाह रहा होता है वो करता है। जब जाहिद हुसैन डॉन में लिखता है तो वो सादा जुबान के अंदर जो इशू होता है उसको एक्सप्लेन करता है और उसको लिख देता है। वो जो कहते हैं जाहिद हुसैन के जो आर्टिकल्स हैं वो CSS PMS के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। एक सीरियल एल्मीडा था जिसने नवाज शरीफ को इंटरव्यू दिया था, जिसे डॉन लीक्स बाद में नाम दिया गया था। वो सीरियल एल्मीडा की आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दें, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। डिस्पाइट कि उसकी लैंग्वेज में बड़ी अच्छी ग्रिप है, बट स्टिल दिल ही नहीं करता उसका कॉलम पढ़ने को। मटेरियल पे भी ग्रिप होती है, लेकिन उसका स्टाइल ही ऐसा। वसतुल्ला खान का कॉलम आप पढ़े, हर बुध को आता है उस पे, BBC उर्दू पे, तो उसमें वो बात से बात के नाम से लिख रहा होता है। अब वो कॉलम पढ़े आप, जब भी कॉलम आता है मेरे सामने आ जाए, मैं जितना मर्जी मसरूफ हूँ मैं उसे पढ़ता हूँ। वजह क्या है कि उसका राइटिंग स्टाइल ऐसा है
कि उसके अंदर एक वो है अट्रैक्शन, कोहेरेंस है उसके अंदर। उर्दू में लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो कॉलम जो होता है डिफरेंट तरह के होते हैं, तो जितने फिर इसकी जिस काम के लिए आप लिख रहे हो वो डिफरेंट होंगे, उसमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, एक्सपीरियंस चीजें शेयर हो रही होंगी, पब्लिक ओपिनियन होगा, इंडिविजुअलिटी होगी, इसमें आप सुप्रीम वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं। बाज का मजाहिया कॉलम होते हैं। कॉलम का आगाज मजा से हुआ था। मजा इस साल जो CSS का पंजाबी का पेपर आया तो उसमें कॉलम के लिए उर्दू में वर्ड इंशाइया इस्तेमाल होता। तो वो जो इंशाइया था उसने कहा कि कैसे जो है ना ये मजाक के जरिए से सोसाइटी में वैल्यूज इनकलकेट करता। तो इसके ऊपर सवाल आया हुआ था। कलरफुल स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर, बाज़ का शायरी यानी शेर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे जफर इकबाल का कॉलम आता है मेरे ख्याल एक्सप्रेस में या जंग में, तो जफर इकबाल का जो कॉलम होता है ये आफ्ताब इकबाल के जो वालिद है। अब होना ये चाहिए था कि जफर इकबाल जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है तो उसका तारुफ होना चाहिए था आफ्ताब कि जनाब आफ्ताब इकबाल उसका बेटा है। लेकिन अब हमें बताने के लिए आप लोगों को ये कहना पड़ता है कि आफ्ताब इकबाल का वालिद। वजह क्या है कि वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया, वो प्रिंट मीडिया पे रुका रहा। जफर इकबाल का नाम है वाकई। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम कोई नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कॉलम का। आपका दिल करे जो सबसे अहम बात है वो स्टार्ट में कर दो, आपका दिल करे सबसे एंड पे कर दो। लेकिन चलो ये कहता है तो हम मान लेते हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, एंगल होता है, किस एंगल की तरफ आप लोगों को लेके जाना चाह रहे हो, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। मुख्तलिफ इसके स्टाइल हैं, जैसे यूनिफाइड स्टाइल है, एनिक्डोटल स्टाइल है। एनिक्डोटल स्टाइल ये जो जावेद चौधरी का कहानी से शुरू करने वाला। फिर अनरिलेटेड फैक्ट स्टाइल है कि ऐसी इधर उधर की 4 5 7 बातें करते हैं और उससे शुरू हो जाता है। मतलब ये कि कॉलम के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे हम दिल करे वैसे लिखें। फिर आता है जी एडिटोरियल। एडिटोरियल जो होती है जो होता है ये पॉलिसी स्टेटमेंट होती है न्यूज़पेपर की। जिस न्यूज़पेपर के लिए, जिस मैगजीन के लिए, जिस ई मैगजीन के लिए एडिटोरियल लिखा जा रहा है, तो एडिटोरियल उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। अगर अखबार में कोई कॉलम लिखता है और उस कॉलम के ऊपर कोई इदारा जो है वो ये कहता है कि जनाब ये कॉलम लिखा है तो अखबार ने ये गलत किया है, तो अखबार को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, अखबार को मैं सू करूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो आप किसी कॉलम पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसका जो राइटर है वो कॉलम वाला है, जो कॉलमिस्ट है सिर्फ आप उसे ही उठा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एडिटोरियल, अगर एडिटोरियल के अंदर कोई ऐसी बात हो जिसमें किसी को डिफेम किया गया हो, कुछ किया गया हो, तो देन आप पूरे न्यूज़पेपर को सू कर सकते हैं, उसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो एडिटोरियल जो होता है ये क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। एडिटोरियल की डेफिनेशन देखें, एडिटोरियल इज एन आर्टिकल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हवाले से एडिटोरियल्स की बात करें। एडिटोरियल से मुराद जब हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज किया तो यहाँ पे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन जी, उनकी पॉलिसीज वगैरह जो बताती है आप नहीं, दोबारा सुने जरा। हम कहते हैं जी डॉन का एडिटोरियल आया। अब डॉन के एडिटोरियल पे जो एडिटोरियल वाली साइड है ना, जो उस पे 2 या 3 पैराग्राफ या 2 या 3 टॉपिक्स आए हैं, तो उन 3 टॉपिक्स पे डॉन बहसियत न्यूज़पेपर क्या सोचता है वो उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट है। पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ डॉन ऑन दैट इशू। मसलन फॉर एग्जांपल कल इमरान खान ने मरियम के बारे में एक बात किया, ठीक हो गया। अब डॉन न्यूज़पेपर उस पे एडिटोरियल लिखता है और वो कहता है कि हमें खवातीन के जो है इस तरह की बातें उनके बारे में नहीं करनी चाहिए, इससे सोसाइटी में वैल्यूज जो हैं वो खराब होती हैं। वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, न्यूज़पेपर ओपिनियन दे रहा है, एडिटोरियल बोर्ड अपनी ओपिनियन दे रहा है, एडिटर अपनी ओपिनियन दे रहा है और वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसका राइटर एडिटोरियल। इसलिए अक्सर आपने देखा है जो एडिटोरियल होता है उसके नीचे कोई नाम नहीं लिखा होता, ये किसने लिखा, फ्रॉम द न्यूज़पेपर साइड। एडिटोरियल इज ऑलवेज फ्रॉम न्यूज़पेपर साइड। किसी स्पेसिफिक पर्सन नहीं लिखता है या कोई नहीं लिखता। हाँ जी, उस पे एडिटर ने जो लिखा है, एडिटर चाहे जबरदस्ती कोई गलत चीज लिख दे, बाद में रिजाइन कर दे, तो उसका जो वो तरीकाकार है वो भुगतना पड़ेगा एडिटर को भी और न्यूज़पेपर को भी, दोनों को। कॉलम में पर्सन होता है, कॉलम में वो पर्सन है। और सर फीचर में तीनों को थोड़ा सा इनलाइन करने दूं, अगर आप ये क्लियर कर दें। फीचर आपने बताया कि एक कलर्ड एक स्टोरी है किसी भी चीज की। कॉलम एक ऐसी चीज है जो एक पर्सन लिखता है, हाँ, अपने ख्यालात का इजहार कर देता है किसी भी इशू पे या कोई भी बात पे, किसी बात।
जो ये है एडिटोरियल, ये स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर वाले जो अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एडिटोरियल के? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, मसलन जो जिम्मेदार अखबार था उसका ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों के अंदर एक जज्बा हुर्रियत पैदा करना, उनके अंदर लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक इमोशंस जो है उनके जगाना। तो अब ये उसको रिप्रेजेंट करता था। फ्राइडे टाइम्स है, सलमान तासीर का था, उसका काम क्या था? लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करना सोसाइटी में। नवाए वक्त है, नवाए वक्त जो है ये कंसिडर होता है कि जनाब इसको डेली सुबह उठ के आर्मी चीफ भी पढ़ता। तो नवाए वक्त को अगर उठा के देखें तो उसके अंदर आपको पाकिस्तानियत, नवाए वक्त के अंदर आपको ज्यादा मजहबियत और ये चीजें नजर आएंगी। ठीक है। जंग है, तो जंग जो है ये इसकी खैर कोई वो खास होती नहीं है। डॉन वाले जो हैं, ये जिना ने बनाया था, इसको स्टार्ट किया था, तो डॉन वाले भी लिबरल वैल्यूज और इन चीजों की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपकी आपकी जो अपनी सोच है आपके अखबार की, आप उस अखबार की सोच का इजहार करते हैं कहाँ पे? एडिटोरियल के अंदर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी आपके अखबार का मिशन है उस मिशन को यहाँ से प्रोपेगेट करना। अब फॉर एग्जांपल एक मैगजीन है लाल लाल के नाम से आता था शायद, जद्दोजहद के नाम से मैगजीन आता था। अब वो सोशलिस्टों का था, डॉक्टर लाल खान उसका एडिटोरियल लिखता था। तो हमेशा वो दुनिया में जो मर्जी हो जाता था, वो एंड पे आखिरी जुमला लिखता था कि जनाब सुर्ख इनकलाब के बगैर, यानी सोशलिस्ट इनकलाब के बगैर ये मसले हल नहीं होने वाले। तो वो क्या था? उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी, और वो करते थे इस पे। इस तरह जो मजहबी होते हैं, जो मजहबी मैगजीन्स होते हैं, तो उनका भी यही होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, कभी कभी इसके अंदर नॉलेज को प्रमोट करने के लिए होता है, कभी एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए होता है, कभी किसी पॉलिसी के ऊपर तनकीद होती है, कभी उसकी अप्रिसिएशन होती है। किसी भी चीज को जो गवर्नमेंट ने किया उसको अप्रिशिएट करना होता है। किसी इंडिविजुअल ने कुछ किया है तो आप उसको एक मिसाल के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये आपका सारा क्या आ जाएगा? एडिटोरियल आ जाएगा। एडिटोरियल में क्या होता है? आमतौर पे इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले वो न्यूज बताई जाती है जिसके ऊपर एडिटोरियल लिखा जाएगा। मसलन लिखा जाएगा कि रिसेंटली इन द मुल्तान जलसा ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान अटर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मरियम नवाज। ये पहले उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर वो बताएगा कि वेमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर इन पाकिस्तान एंड समटाइम्स मेल्स यूज जो है ना देम एज अ फॉर देयर नेगेटिव मोटोज और ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उसके बाद कहेगा कि हमें सोसाइटी के अंदर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। नसीहत होगी इसके अंदर। यस, ऑब्जेक्टिव्स तो हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव को परसू करना जो है ना, वो एडिटोरियल है। आमतौर पे क्या होता है, जो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव है, पहला इसका क्या होता है, जो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, उसको इनकलकेट करना लोगों के माइंड में। दूसरा क्या होता है, लोगों के अंदर थिंकिंग का प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा के भी जरिया होता है। प्रोपेगेंडा वैसे एक पॉजिटिव टर्म थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद से ऑनवर्ड इसको नेगेटिव टर्म डिक्लेयर कर दिया गया। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? किसी भी बात को फैलाना, प्रोपेगेंडा। तो इन्होंने ये जो नाजीज्म था और फाशिज्म था, इसके बाद से ऑनवर्ड इसको नेगेटिव टर्म डिक्लेयर कर दिया प्रोपेगेंडा को। तो ये बेसिकली एडिटोरियल भी प्रोपेगेंडे का एक तरीका होता है। फिर स्टाइल और कॉन्टेक्ट इसका क्या होता है? आमतौर पे जो इसका स्टाइल होता है वो कहता है स्टेट द प्रॉब्लम, पोजीशन द प्रॉब्लम, एविडेंस टू सपोर्ट योर पोजीशन, कि आप जो बात कर रहे हैं उसके पास, आपके पास क्या रीजन है। फिर कंक्लूजन दें, फिर सोल्यूशन दें उस प्रॉब्लम का। दैट्स इट। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा क्या सवाल है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़। ठीक है सर, इसमें जो एडिटोरियल है इसमें मेंशन तो नहीं किया होता किसी राइटर का नाम, तो न्यूज़पेपर वालों को पता होता है कि ये किसने लिखा है? जो तो न्यूज़पेपर केस का, नहीं करना। न्यूज़पेपर के ऊपर फ्रंट पेज पे एडिटर का नाम होता है। न्यूज़पेपर के ऊपर फ्रंट पेज पे एडिटर का नाम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज, ये पेपर में सवाल नहीं आएगा क्योंकि न्यूज़पेपर इतने ज्यादा हो गए हुए हैं कि अब इसके ऊपर कुछ आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप एक न्यूज़पेपर निकालना चाहते हैं, तो आप उस न्यूज़पेपर के कौन कौन से हेड्स बनाओगे? तो ये इस तरह से आ सकता है कि एक अच्छा न्यूज़पेपर जो है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये इस तरह से आ सकता है। ये स्पेसिफिकली नहीं आएगा कि जंग न्यूज़ का या डॉन न्यूज़ का आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखें, ऐसे नहीं आएगा।
यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग अबाउट द न्यूज़पेपर। तो क्या होता है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर वो बंदा होता है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होता है, जिसे हम मालिक कहते हैं। मालिक के लिए लफ्ज पब्लिशर इस्तेमाल होता है। पब्लिशर के नीचे एडिटर इन चीफ होता है। एडिटर इन चीफ यानी कि जो छोटे एडिटर्स हैं उन सब का एक इंचार्ज होता है, चीफ एडिटर जिसे हम कहेंगे। उसके नीचे एडिटर होगा, एडिटर के नीचे सब एडिटर, न्यूज एडिटर, इस तरह के लोग होंगे। फिर वो क्या करेगा, उसके नीचे उसने हर सेक्शन के लिए अलग अलग बंदे हायर किए भी होंगे। अगर साइंस के लिए साइंस का एडिटर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिटी, फीचर्स, क्राइम, जो जो अखबार के अंदर न्यूज होती है हर सेक्शन के लिए वो अलग एडिटर हायर कर सकता। भाई आपने किसी का भी नहीं लिखना, आपने जर्नल ही लिखना है, जैसे जर्नल ये है। उसके नीचे फिर सब एडिटर होता है, और सब एडिटर के साथ कनेक्टेड होते हैं रिपोर्टर्स, कॉरेस्पोंडेंट, स्टाफ राइटर, फोटोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अच्छा ये चीजें, अकाउंट्स वाला बंदा, टैक्सेस वाला बंदा, ये सारे होते हैं। तो इसकी आपने अपनी तरफ से एक वो बना लेनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आपका एक न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है। देखें इसके अंदर क्या आपको नजर आ रहा है, फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। जो जितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके। इसमें फ्लो चार्ट्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में इसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। पहले हेडिंग भी सब में करेंगे, हेडिंग्स बनानी है। न्यूज एजेंसीज क्या होती हैं? अगेन ये इदारे होते हैं जिन बाज़ सरकारी बाज़ प्राइवेट, जिनका काम होता है पूरी दुनिया से न्यूज़ को जमा करना, और उन न्यूज़ को जमा करके फिर ये एक वायर जनरेट करते हैं, एक पैकेज जनरेट करते हैं, और वो पैकेज जो है ना खरीदते हैं छोटे अखबार। आप कभी अखबार पढ़ रहे हो, उसमें लिखा होता है ब्रैकेट में सना न्यूज़ एजेंसी, अब ये शायद यमन की न्यूज़ एजेंसी है, या AFP लिखा होता है, ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। अब ये जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं इनका काम क्या होता है? ये क्या करती हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने नुमाइंदे रखे हुए होते हैं। वो नुमाइंदे उस एजेंसी को खबरें भेजते हैं। अब वो AFP है फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान की APP है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, तो वो न्यूज़ एजेंसी क्या करती है, उन नुमाइंदों को पे करती है, वो नुमाइंदे खबरें भेजते हैं। अब वो APP के पास आ गई खबरें। अब मैं फॉर एग्जांपल एक अखबार निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन लूंगा APP की। APP क्या करेगी कि मुझे आज शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक जो पूरे दिन की खबरें हैं वो सेंड कर देगी। मेरा खर्चा बच जाएगा अखबार में हर जगह पे अपने एडिटर्स लगाने का। तो फिर अखबार क्या करता है, जैसे जंग न्यूज़पेपर है, अब जंग न्यूज़पेपर ने बहुत सारी एजेंसियों के साथ कोलैबोरेशन की हुई होगी, सब्सक्रिप्शन की होगी, जैसे AFP के साथ की होगी, जैसे बाज़ BBC के साथ की होती है, बाज़ किसी और एजेंसी के साथ। अब वो सारी एजेंसीज जो होती हैं वो अपनी शाम का पैकेज पूरा बना के पूरे दिन की जो खबरें होती हैं वो भेज देती हैं। ये उसमें से जो इनको लगता है कि हमारे अखबार में पब्लिश होनी चाहिए वो उठा के पब्लिश कर देते हैं। तो ये न्यूज़ एजेंसी का फंक्शन होता है। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें रिपोर्टर हो सकते हैं, प्रेजेंटर्स हो सकते हैं, कैमरा क्रू हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, असाइनमेंट एडिटर हो सकते हैं, न्यूज़ डायरेक्टर हो सकते हैं, मतलब हर चीज इसके अंदर आती है। और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से डिपार्टमेंट नेसेसरी होते हैं? नंबर एक तो वो जो काम कर रही है उसका, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर पहला होगा जो सहाफत से मुतल्लिका चीजें होंगी, सहाफी होंगे। दूसरा होगा जो लोग टैक्सेस और जो मार्केटिंग से मुतल्लिका ग्रुप होगा। तीसरा ग्रुप कौन सा होगा कि जो क्या कर रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रहा होगा। चौथा ग्रुप होगा जी वो कहेगा जी हमने दफ्तर जो बनाया है न्यूज़पेपर का, इसके अंदर सफाई करवानी है, इसका एक चौकीदार है तो उनका एक इंचार्ज होगा। तो यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। अब इसमें लिखे हुए मुख्तलिफ पाकिस्तान की APP है, इस तरह पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल है, इस तरह UPP है, यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, नेशनल न्यूज़ एजेंसी है, फ्रांस की AFP है, AP अमेरिका की है। तो इसको सारी न्यूज़ एजेंसीज जो है ना, आप न्यूज़ एजेंसीज विकीपीडिया पे जाएंगे, उनको एनलिस्ट करेंगे, देख लेंगे कौन कौन से कंट्री की है। मैथ्स में चूंकि MCQs नहीं आते, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे MCQs नहीं आते, तो आपसे वो नहीं पूछेगा ये किस साल में बनी, कब बनी, क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बाज़ वन पेपर के MCQs में आ जाती है चीजें न्यूज़ एजेंसी। फ्लो चार्ट शुरू में बनाएंगे कि सारी हेडिंग लिखकर उसके नीचे बनाएंगे? इसके सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है, जब भी कोई सवाल आता है तो मैथ्स के अंदर आपने सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनानी है सवाल की। आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने अगले किसी नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बनाना है, और फिर हेडिंग साथ चलती रहेंगी।
और अगर एक से ज्यादा फ्लो चार्ट्स हैं तो जिस सब हेडिंग से मुतल्लिका फ्लो चार्ट है वो उसके नजदीक बनेगा। सर एक दफा आउटलाइन दे दी तो दोबारा फिर बीच में हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सवाल मैं तो जैसे ही लिखता कहीं था, कंटिन्यू कर। नहीं नहीं नहीं, मैं लिखता होता हूँ। अच्छा आप लिखते थे। हाँ, और क्योंकि outline 768 मैंने outline इसलिए भी लिखते थे और फिर आउटलाइन भी और बीच में हेडिंग्स भी दोनों चीजें लिखता था। एंड 768 इज मेरा ख्याल है कि स्कोर है। यूज को माशाल्लाह। हम्म, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म को कौन से एथिक्स का ख्याल करना चाहिए। सारी बातें वही हैं जो आपको पता है। क्या होना चाहिए कि जनाब बाइस नहीं होना चाहिए, सेंसेशन नहीं फैलानी चाहिए, गलत न्यूज नहीं देनी चाहिए, बाइस किसी एक ग्रुप को प्रमोट नहीं करना चाहिए, प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। यही एथिक्स है इसके। जो सारा चल रहा है जो कि आजकल सारा उलट कुछ चल रहा है। उलट चल रहा है। अच्छा, जर्नलिज्म मुख्तलिफ तरह की होती है। प्रिंट जर्नलिज्म होती है। प्रिंट जर्नलिज्म में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, मैगजीन आ जाएगा, अखबार आ जाएगा, रिसाला आ जाएगा, ये जो, और फिर आपके ये आ जाएंगे, ये जर्नल्स पब्लिश होते हैं ये आ जाएंगे। ये आपकी क्या है, प्रिंट जर्नलिज्म है। जैसे कोई थिंक टैंक जो होता है अपना जो क्वार्टरली जर्नल निकालता है तो वो भी प्रिंट जर्नलिज्म का पार्ट होता है, जर्नल भी। इसी तरह आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें के पास आ जाएगा रेडियो, आ जाएगा टेलीविजन, आ जाएगा। सोशल मीडिया और उसके बाद फिर आपके पास तीसरा आ जाएगा सोशल मीडिया, या जो इंटरनेट की मदद से मीडिया है। उसके अंदर हम कहेंगे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, डिफरेंट वेबसाइट्स और हैं। ये सारे जितने भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं सारे उसके, वो आपके सोशल मीडिया में आ जाते हैं। जर्नलिज्म वालों को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस उनको मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो न्यूज लेने के लिए कोई गलत हरकत करे। एलिमेंट्स कौन कौन सी होनी चाहिए, तो जो जर्नलिस्ट है वो कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्स कैसे क्या है उसके अंदर। ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, पहली बात ये है वो सच बोलने का उसको पता हो कि मैंने सच बताना है। फिर लॉयल्टी टू सिटीजन होनी चाहिए। ये अक्सर आप देखते हैं इंडियन फिल्मों में, जो सहाफी होते हैं उन्होंने एक बैग डाला होता है अपने कंधे पे, और जो विलन होता है वो उनको कत्ल कर देता है। और फिर उसकी बहन होती है या बेटी होती है, सहाफी की बहन या बेटी, वो क्या होती है, हीरो के साथ उसकी चक्कर होता है और हीरो जाके फिर उसका बदला लेता है। तो ये क्या होता है जी, ट्रूथ बताने के लिए। तो सहाफियों को हमेशा ये ऐसे ही बताया गया। होता था फिल्म में हीरोइन का भाई या पुलिस वाला होता था, या पुलिस वाला होता तो मारा जाता था। ईमानदार पुलिस वाला। ईमानदार पुलिस वाला। इसी तरह से वो स्टेट ड्रामे में कहता है ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। नेक्स्ट है जी, लॉयल्टी टू सिटीजन होनी चाहिए जर्नलिज्म की। वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सारी बातें आप पढ़ लेंगे, इसको काफी है, ये कहानी है। एथिक्स कौन कौन से होने चाहिए, विजडम होना चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, टेम्परस होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, फेयरनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा फिलोसफिकल बेसिस आप देंगे तो उसमें अच्छे नंबर आएंगे, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस पे आप एक कोटेशन लिखें, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल फाइट टिल डेथ फॉर योर राइट टू से। रोसो ने कहा था, ये रोसो ने कहा था या वोल्टेयर ने कहा था? हमें तो बिलावल का पता है, उसने पिछले दिनों कहा था। आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल फाइट टिल डेथ फॉर योर राइट टू से। ये वोल्टेयर ने कहा था, फ्रेंच फिलोसफर था। बट आई विल फाइट टिल डेथ फॉर योर राइट टू से। ये इसमें कोटेशन ऐड कर लें। फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कोटेशंस आप देख लें, ठीक है जी। एक वेबसाइट है quotations.com के नाम से मेरा ख्याल है, उसमें आप जो टॉपिक लिखते हैं ना आपको उसकी वो मिल जाती है, कोटेशन मिल जाती है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखना है आपको, वहां पे जो लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने बातें की हैं वो मिल जाएंगी। आपने आईआर पे लिखना है कुछ, आपको कोटेशंस मिल जाएंगी। जिना की कोटेशंस देखनी है मिल जाएंगी। इस तरह डिफरेंट कोटेशंस आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे मिल जाएंगी। quotation.com आई गेस, मुझे चेक कर लेना तो मैं बता देता हूँ आपको।
quotationpage.com भी है, फिर ब्रेनी कोट, यस ब्रेनी कोट जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेनी कोट पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। page.com सिंपल गूगल पे जाके लिखें कोटेशन वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, या सिंपली आपने जो भी टॉपिक है ना उस टॉपिक को डायरेक्ट गूगल पे लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आप चाह रहे हो कि हमें मिल जाए, हाँ कोट्स मिल जाएंगे आपको। इवन गूगल इमेजेस पे चले जाएं तो आपको कोट्स मिल जाती है लोगों की अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या होता है जी? इन freedom of press is the guarantee by a government for of free public press for its citizens and their association extended to members of news gathering, organizing and their published reporting। अच्छा इस पे आपने ये भी देखना है, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये निकलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। तो आपने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच को डील करता है, वो आर्टिकल भी आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है कि इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन the article flaw deals with the freedom of speech। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ प्रेस ही है। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के अंदर फिर ये 17-18 हेडिंग्स दी हुई हैं, परेशान नहीं हो इस पे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रेस लॉज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रेस के लॉज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस लॉज हैं, जब आप इनकी बात करोगे तो सबसे पहले जनाब रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ न्यूज़पेपर आपको चाहिए होती है। जो भी आपने करनी चैनल बनाना है उसके लिए पैमरा इजाजत देगा आपको। अगर आपने अखबार निकालना है तो उसके लिए मेरे ख्याल है ABC के नाम से कुछ इदारा है वो इसको अलाउ करेगा, नाम देख लीजिएगा। तो स्टेट और प्रेस का रिलेशनशिप, ये सारी बातें हैं, कोई इसमें खास चीज नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि सदर ने जारी किया था, बाद में पार्लियामेंट ने इसको मंजूर कर दिया, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनेंस ही है। तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला प्रिलिमिनरी पार्ट है जिसके अंदर टाइटल, डेफिनेशन और ये चीजें हैं डिफरेंट की न्यूज़पेपर की डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस। फिर दूसरे में प्रिंटिंग प्रेस का बताया है, तीसरे में प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर का बताया है। फिर चौथे पार्ट में प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 है। इस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2002 है। इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने एक दफा इनको विकिपीडिया से जाके पढ़ लेना है और हेडिंग्स यहाँ बनी हुई हैं मजीद, इसमें आपने कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। पैमरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा। पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, पैमरा ऑर्डिनेंस। पैमरा के सवाल दो तरह से आ सकता है। एक इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछेगा कि जनाब ये जो पैमरा है आपका, इस पैमरा का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, पैमरा जो है इसको कैसे लेजिटिमेसी मिलती है। तो आप वही बताएंगे कि ऑर्डिनेंस 2002 में आया था, इसके वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट मीडिया जो था, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा नए चैनल्स बने, ये एक्सप्रेस, जियो, ब्ला ब्ला ब्ला, हंड्रेड्स में चैनल्स चले गए। ये सारे किसके साथ, बेसिकली इनको कौन इजाजत देता है चैनल चलाने की? पैमरा इजाजत दे रहा होता है। पैमरा क्या होता है? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो कुछ चैनल्स में चल रहा हो, हमने इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई दरखास्त देनी हो कि हमें इसमें प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे, पैमरा से कहेंगे ये करो। फिर इसी तरह से एक है डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, ये भी 2002 में है। इसमें वो डील करेगा कि किस बंदे को डिफेम अगर किया जाए तो उसको न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कोई न्यूज लगा दी, वो डिफेम हो गया तो आया, उस बंदे को कैसे रोका जा सकता है। अभी रिसेंटली जो पीका ऑर्डिनेंस आया था, ये 2021 वाली जो अमेंडमेंट थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दिया है, उसके अंदर भी ये चीजें थी जो डिफेमेशन से मुतल्लिका थी।
ये 5वां सवाल था। इस 5वें सवाल के अंदर आपने ये जो ऑर्डिनेंसेस बताए इनका आपको माइनर तारुफ होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, अगर इनकी वजह से कोई इदारे वजूद में है, जैसे पैमरा वजूद में आया, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। फिर इस क्वेश्चन को वो यूं भी दे सकता है कि पैमरा जो है ये न्यूज़पेपर या जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये उसके खिलाफ नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं जनाब ये उसके खिलाफ नहीं है, कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इश्यूज ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई इदारा होना चाहिए। और ये न्यूज ये इसके खिलाफ इसलिए नहीं है कि अगर पैमरा का डिसीजन न्यूज़पेपर को ये लगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, तो उनके पास राइट टू अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, यानी जो भी चीज हो। सर जरा नोट भी बना आता है 10 नंबर पे ये पैमरा, हाँ उसका रिसर्च स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके ऊपर। इसमें स्ट्रक्चर लिखेंगे, इस पे पहले इसका एक्ट लिखेंगे, कब ये आया, बैकग्राउंड इसका, फिर इसके इम्पैक्ट्स लिखेंगे। इसकी वजह से पाकिस्तान में सोशल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने बहुत ज्यादा तरक्की की, केबल जो है हर घर में आ गई फिर इसकी वजह से। अगला सवाल है जनाब 6वां सवाल, इसमें कहते जी रोल ऑफ सर सैयद मौलाना जफर अली खान, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी एंड हमीद निजामी इन उर्दू प्रेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगेन इसके अंदर सर सैयद अहमद खान वाला सवाल जो आपने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा था वही यहाँ पे आएगा कि उन्होंने जो जो चीजें पब्लिश की थी वो सारी इसके अंदर आ गई। कोई खास हम ये कहें अच्छा उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने क्यों ये बेसिकली काम किया सर सैयद ने, कि उस टाइम पे हालात ऐसे थे, 1800 की जंग आज़ादी हुई थी, मुसलमान परसिक्यूट हो रहे थे, मुसलमान एजुकेशन में पीछे थे, मुसलमान पॉलिटिक्स में पीछे थे, मुसलमान गरीब थे, मुसलमान जो थे यहाँ पे उर्दू जो थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उन्होंने इसलिए उर्दू के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। साइंटिफिक सोसाइटी बनाई उन्होंने जिसका काम था ट्रांसलेशन ऑफ द बुक्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज टू उर्दू, ताकि लोग इसको समझ सकें, चीजें देख सकें, दैट्स इट। तो ये सर सैयद का रोल है। इसी तरह जफर अली खान साहब का रोल है कि जनाब इनके जो जर्नलिज्म थी वो कैसी थी, इन्होंने जिम्मेदार के नाम से अखबार निकाला, उसके अंदर ये पैन इस्लामिज्म के कायल थे, ये चाहते थे कि, और उसके अंदर फिर ये शेर लिखते थे ताकि लोग क्या करें इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हों, इनकी जो बातें होती थी वो ओरेटरी होती थी, प्रोमिनेंट होती थी, वर्बोसिटी होती थी, दैट्स इस तरह का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जनाब कॉमरेड और हमदर्द निकाले थे, कॉमरेड 1911 में, हमदर्द 1913 में, और ये मैसेज की वॉइस को करते थे, सॉबर थे, सीरियस थे, इसके अंदर क्वालिटी इंग्लिश यूज होती थी, जो इंग्लिश वाला था, मेरे ख्याल है कॉमरेड इंग्लिश में था, हमदर्द उर्दू में था, तो ये चीजें इसके अंदर होती थी। हसरत मोहानी ने क्या किया था, इसने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, कुलियात हसरत लिखी है, नुकात सुखन लिखी है, और इस तरह से ब्ला ब्ला ब्ला। हमीद निजामी नवाई वक्त वाले आपके रहने वाले सांगला हिल के थे, एम इंग्लिश किया था, नवाई वक्त की इन्होंने की, कॉलेज मैगजीन के ये काम करते थे, सारबान के डिप्टी एडिटर रहे, फिर 1937 में एमएसएफ के प्रेसिडेंट थे, फिर इन्होंने नवाई वक्त स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के स्पोक्समैन बने, और उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके नाम पे हमारे रोड का नाम लारस रोड से चेंज करके वो हमीद निजामी और मजीद निजामी रोड कर दिया, निजामी ब्रादरन। अगला सवाल है जी 7वां सवाल कि रोल ऑफ रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट एंड इंटरनेट इन पाकिस्तान। हाँ फिर पांचों को थोड़ा थोड़ा कर देना, अगर किसी एक का पूछे तो फिर एक को डिटेल से, और अगर ज्यादा का पूछे तो आपने क्या करना है उसको स्पेसिफिकली। आप कहते हैं जी रोल ऑफ रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया एंड इंटरनेट इन पाकिस्तान। अगेन डू वी नीड टू स्टडी दिस? नो, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके दिल में आएगा आप लिखते जाओ, दैट्स इट। सिर्फ ये है कि रेडियो पाकिस्तान में कब आया, रेडियो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही आ गया था। इंडिया में पहली दफा कब आया वो आपने लिख लेना, इन्वेंटर कौन था ये देख लेना, कब इन्वेंट किया तब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके रेडियो की 2 टाइप्स होती हैं, एक एएम रेडियो होता है, एक एफएम रेडियो होता है। एएम रेडियो जो होता है वो मेरे ख्याल आल्टीट्यूड मॉड्यूलेटर होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है। तो एफएम जो होता है ये छोटे छोटे शहरों में होते हैं। अब तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मोटरवे पुलिस है, इसने अपना एफएम बनाया हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी बीजेडयू का अपना एफएम था, ठीक है। तो एफएम क्या होता है, ये होता है 8 पेजेस होने चाहिए आपके क्वेश्चन के, स्पीड ज्यादा बनानी है आप लोगों ने और ये इसमें करना है। फिर इस तरह रेडियो इन पाकिस्तान, इसका आपने देख लेना कहाँ कहाँ स्टेशन है इनके, जो रेडियो पाकिस्तान है। और फिर आपने देख लेना है इस वक्त एफएम जो है वो ज्यादा चलता है, लाहौर के अंदर भी ये ट्रैफिक पुलिस ने अपना एफएम बनाया हुआ है। आप गाड़ी में जाते हैं, एफएम ऑन करते हैं, आपको पूरे शहर की वो खबरें देते रहते हैं ट्रैफिक से ओरिएंटेड। तो एफएम जो होता है इसका स्कोप महदूद होता है, इलाका महदूद होता है। जो एएम होता है, जो जैसे रेडियो पाकिस्तान है, तो ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है।
टीवी का क्या रोल है जी? अगेन टीवी से आप इंटरटेनमेंट लेते हो, एजुकेशन लेते हो, इससे आपको आगाही मिलती है, जो जो आपका दिल करे लिखते जाए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट होती है इसमें। फिर इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट जो था आपको पता है पहले डायल अप कनेक्शन होता था, वो जनाब आप कार्ड खरीद के लाते थे, स्क्रैच करके वो ऐड करते थे, आपको घंटे मिलते थे। अब क्या हो गया, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट आ गया, तो ये सारे ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल एक आ जाएगा इसमें। रोल ऑफ प्रिंट मीडिया क्या है इसमें? न्यूज़पेपर क्या करते हैं, मैगजीन्स क्या करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रॉब्लम्स ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान क्या है? जितनी आपने बताई है कि जर्नलिज्म में खूबियां होनी चाहिए, उसको अपोजिट कर देंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मसलन बाइसनेस है पाकिस्तानी मीडिया में, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ये क्या करता है, अपने ट्रुथ की बजाय क्या करता है, पर्सपेक्टिव को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये क्या बन जाता है, वो प्रोपेगेटर बन जाता है, उनका वो तरफ आ जाता है। फिर इनको सहाफ़ियों को पाकिस्तान के अंदर बाज़-औक़ात मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई न्यूज़ दे देते हैं तो उठा के ले जाते हैं शुमाली इलाकाजात की सैर को। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 7वां सवाल हो गया। अगला सवाल है जी, सोशल एंड डेवलपमेंटल रिप्रेजेंट रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। अगेन गपशप है सारी, कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल, वही जो पेस्टल आपको बताया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, एथिकल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और मजीद इसमें जो आपका दिल करता जाए ऐड करते जाए। फिर कहते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो, टीवी, डॉक्यूमेंट्री एंड लाइव प्रोग्राम्स। अगेन गपशप है। तो आपका पेपर 1 तैयार हो गया। क्या फर्क होता है कि जो प्रिंट मीडिया होता है वो लिखी हुई होती है, जो ये इसका होता है ऑडियो विजुअल फर्क होता है, सोर्सेज का डिफरेंट होता है, और ब्ला ब्ला जो दिल करे लिखते जाएं इसमें। दैट्स इट सर, आज के लिए इतना काफी है। नवाब साहब, इतना काफी क्या, सिलेबस खत्म हो गया। 10 सवाल थे, 10 सवालों में से कितने सवाल हैं जिनमें आपको पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ एक सवाल ऐसा है, वो कौन सा है? नो, न्यूज वाला भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पैमरा वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर दूसरे नंबर पे जो उससे है वो सर सैयद वाला है। इसके अलावा पूरे पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पैमरा वाला था ना, जो न्यूज़पेपर ये था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अपनी मर्जी से बनाना है आपने, कोई जरूरत नहीं है आपको। प्रेस लॉज वाला सवाल पढ़ने वाला है, और दूसरा उर्दू की वो जो हिस्ट्री है, ये 2 चीजें पढ़ने वाली, बाकी सारी गप्पे हैं। और इस पे जितनी गप्पे आप अच्छी बनाएंगे, जितना सवाल ज्यादा लिखेंगे, और मजे की बात है 10 सवाल हैं पेपर में टोटल, 10 में से 8 पेपर में आने, आपने 5 करने हैं, ठीक है? तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे आपका ये पेपर 2 पढ़ेंगे कल हम आपका, और पेपर 2 भी आपका इसी तरह से, आज हमने कितने टाइम में, 1.25 घंटे में खत्म कर लिया, ठीक है जी? मैं 6:05 में क्लास में आता हूँ, और फिर हम पढ़ते हैं अपनी इस्लामियात। आज पढ़नी है, नहीं सॉरी, साइंस की आखिरी क्लास है वो, इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस वाली। उस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके मॉक पेपर्स का स्केड्यूल ना। अल्लाह हाफिज।